नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्ट विद फैक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कांस्टेबल भर्ती पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपीएसआई एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट बहुत ही शीघ्र आने वाली है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसी प्रक्रिया में हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाए हैं जिसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि आपके मूल विधि के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पहला कानून आईपीसी था वो अब चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉ में इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उन्हें लॉ नहीं पढ़े होते हैं। तो दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक वीडियो होगी जिसको देख के आपका पूरा बीएनएस कवर हो जाएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस आ चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो नए कानून में कुछ नए संशोधन हुए हैं और नए पार्ट ऐड हुए हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका बीएनएस एक तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में शुरू करते हैं और आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस पीडीएफ या फिर इस फाइल को लेना हो जिसमें हमने 100 क्वेश्चन तैयार करे हैं तो आप हमें कमेंट कर दिएगा, हम आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये पूरे बीएनएस से हमने तैयार किए हैं। और जैसा कि पता है आपको कि आप इतना बड़ा एक्ट नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हमने ये शॉर्ट्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे तैयार करा है। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लिया है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, जैसे जिसका आंसर आप दे सकते हो। जैसे आपको पता है कि पहले इसका नाम भारतीय दंड संहिता था जिसे आईपीसी कहते थे, अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। उत्तर जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 है। दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बीएनएस 2023 में कुल कितने खंड शामिल हैं। तो जिसका आंसर है 358, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बीएनएस 2023 अधिकांश प्रावधान कब से प्रभावी होने वाला है, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2024। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे हैं बट एग्ज़ाम के टाइम यही क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, तो इसे रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन 4, बीएनएस 2023 में छोटे अपराधों के लिए किस नए प्रकार के दंड की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि एक नई प्रकार की दंड प्रणाली चालू करी गई है जो कि छोटे अपराधों के लिए होती है। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सामुदायिक सेवा। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सामुदायिक सेवा नई शुरू करी गई है जो कि हमें चोरी जैसे अपराधों में मिल सकता है। जिसने पहली बार चोरी की हो तो उससे जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो ये सज़ा सुना सकता है, जिसे सामुदायिक सेवा कहते हैं, कम्युनिटी सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बीएनएस की धारा 2(9) में लिंग जेंडर की परिभाषा को समावेशी बनाया गया है, इसमें अब शामिल है। ये भी एक नया चेंज आया है जो कि पहले के लॉ में नहीं था। अब इसमें ट्रांसजेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। उत्तर सी, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, जो कि एक नया अपडेट आया है लॉ में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बीएनएस की धारा 2(1) के तहत कार्य एक्ट में क्या शामिल है। दोस्तों, किसी भी क्राइम को करने के लिए हमारे 2 इम्पार्ट होते हैं, जो कि होता है एक मेंस रिया और एक एक्ट करने की। मेंस रिया होता है जिसे हम कहते हैं हमारी इंटेंशन, हम ये सोचते हैं किसी के बारे में बुरा, और कार्य जो होता है उसे कहते हैं एक्टस रिया, तो इसमें जिसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या क्या है। केवल एक शारीरिक गतिविधि, एक ही कार्यवाही, कार्यों की एक श्रृंखला और एक अवैध लोप, ओमिशन, या फिर डी, केवल एक अवैध कार्य। तो इसका उत्तर जो है कार्यों की एक श्रृंखला और एक अवैध लोप। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्राइम को करने के इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसमें से इंटेंशन और एक होता है उसको करना,
उस एक क्राइम को कमिट करना, जिसे कहते हैं एक्टचरिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 7 की ओर मूव करते हैं। बीएनएस की धारा 4 के तहत निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं? मृत्यु, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, या फिर आजीवन निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो जिसका उत्तर है आजीवन निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, सही उत्तर है इसका। अब हम क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। बीएनएस 2023 में संबंधित अडल्ट्री की कौन सी पूर्ववर्ती आईपीसी धारा हटा दी गई है? जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले एक क्राइम था अडल्ट्री, अब उस क्राइम को हटा दिया गया है, तो वो पहले किस धारा में था? तो इसका सही उत्तर है 497। आईपीसी की धारा 497 अडल्ट्री पर डील करती थी और उसकी पनिशमेंट 498 में दे रखी थी। तो अब इसे हटा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको ध्यान रखना है। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ आ रहा है, जो क्वेश्चन 9 है, जो कि एक नई धारा ऐड हुई है जो कि पहले के इंडियन पिनल कोड में नहीं थी। बीएनएस की धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए न्यूनतम कारावास कितनी अवधि की दी गई है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष या 7 वर्ष? तो दोस्तों, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जो कि 112 धारा में लिखित है, उसमें 3 वर्ष की कैद दी गई है। अब इसमें हम एक और जो धारा है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, वो धारा 111 है जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे डील करती है। जैसे सामूहिक जो संगठित अपराध होते हैं उन पर डील करती है। वो भी इसी बार ऐड हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्राइम्स और गैंगस्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। 111 आप नोट कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 10, बीएनएस की धारा 2/2 सब क्लॉज 14 2 क्लॉज 14 में तहत क्षति या फिर इंजरी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पहुंचाया गया कोई नुकसान, किसमें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजरी की जो डेफिनेशन बीएनएस या फिर आईपीसी में है वो सेम है। अब इसमें जो उत्तर होगा आपको देखना पड़ेगा कि इंजरी किस तरीके की हो सकती है। शारीरिक इंजरी हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या फिर मानसिक और संपत्ति हो सकती है, या शारीरिक, मन, प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन या संपत्ति सारी हो सकती है। तो इसका आंसर सही जो है वो आपको सी देखने मिलेगा कि जो इंजरी है वो शारीरिक, या फिर आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, मन, आपने किसी के मानसिक रूप से प्रताड़ित करा, वो भी इंजरी में आता है, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, जिसको आपको डिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका आप सूट फाइल कर सकते हो सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, या फिर संपत्ति, किसी की संपत्ति, जैसे आपने किसी की कार को आग लगा दी, किसी का बैग चुरा लिया, तो वो भी संपत्ति को हार्म आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंजरी के डेफिनेशन में आईपीसी में या फिर जो अब बीएनएस हो गया है उसमें चारों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये, बीएनएस की किस धारा के तहत छीना झपटी, स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्नैचिंग अलग से इस बार ऐड हुआ है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर बीएनएस से क्वेश्चन आएंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, स्नैचिंग को किस डिफिनेशन में ऐड करा गया है? 303, धारा 304, धारा 309 या 311? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है धारा 304। ये भी एक नया अपराध ऐड हुआ है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक विचाराधीन अपराधी को जो पहली बार अपराध करने वाला है अधिकतम सज़ा की 1/3 अवधि एक हिरासत में रहने के बाद बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान किस संबंधित नए कोड में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले सीआरपीसी था, या फिर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, या फिर सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हमारा प्रोसीजर लॉ है, वो हमारा बीएनएस में दे रखा है। जो हमारा सब्जेक्टिव लॉ है, जिसमें हमारी पनिशमेंट, जिसमें हमारा क्राइम डिफाइन करा गया है, वो आईपीसी में है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें प्रक्रिया की बात करी गई है, तो आपको सीधे आंसर लिखना है बीएनएसएस, जो भी पहले सीआरपीसी था। तो आपको बेल करने की, आपको किसी अपराधी को कहीं भेजने की, रिमांड में रखने की, कस्टडी में रखने की, जो भी ये सब प्रक्रिया दे रखी है, वो हमारी बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पुरानी आईपीसी दंडों की सूची में कौन सा एकमात्र प्रकार का दंड
बीएनएस की सूची में अब शामिल नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। जुर्माने का यानी फ़ाइन, कारावास यानी पुलिस कस्टडी या फिर वो जेल में बंद रहना, तीसरा संपत्ति की जब्ती जिसे कन्फिस्केशन कहते हैं, या फिर तीसरा आजीवन निर्वासन। तो दोस्तों आप जैसे पता हुआ काला पानी की सज़ा जो थी वो चेंज कर दी गई थी आजीवन कारावास की, तो यही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ना जिसे हम लोग इंग्लिश में वेजिंग वार कहते हैं, बीएनएस में किस अध्याय के अंतर्गत आता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हीनियस क्राइम के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अध्याय 6 में आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले मैं देख चुका हूँ, जो पहले यूपीएसआई और फिर अलग अलग जिसमें जिन एग्ज़ाम्स में यूपी के लॉ आता है उनमें ये क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आत्महत्या का प्रयास को बीएनएस में प्रभावी रूप में से गैर आपराधिक बना दिया गया है, लेकिन बीएनएस की धारा 224 में इसका प्रावधान है जो संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा अटेम्प्ट टू सुसाइड जो पहले एक क्राइम था अब उसे हटा दिया गया है क्योंकि उसे एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉमन कॉज केस, जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको रुचि हो। उसके तहत इसको अब इस बार नए कानून में इसको हटा दिया गया है। लेकिन अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, आत्महत्या के लिए उकसाना, बच्चे द्वारा आत्महत्या, ऐसी आत्महत्या को रोकने के लिए लोक सेवा द्वारा किया गया प्रयास, या फिर आपराधिक मानववध। तो इसका सही उत्तर है ऐसे आत्महत्या को रोकने के लिए लोक सेवक द्वारा किया गया प्रयास, जो कि हमारे 224 धारा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, बीएनएस की धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराध में परीक्षा के बख्शपत्रों की अनधिकृत बिक्री शामिल है। इस अपराध के लिए अधिकतम दंड है जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसकी अधिकतम दंड जो है वो 7 वर्ष की है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19, स्वेच्छा से यानी वॉलंटरी जिसे इंग्लिश कहते हैं को बीएनएस की धारा 2 क्लॉज 337 के आशय ज्ञान या किसके साथ कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सद्भाव, विश्वास करने का कारण, आपराधिक लापरवाही या दुर्भावना। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है बी, विश्वास करने का कारण। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जब पुलिस की आओगे तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो धारा मिलेगी वो 120 भी जो पहले आईपीसी में थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है जो आपको हर मोस्टली केसेस में देखने को मिलती है। के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक अपराध या अवैध कार्य करने की लिए समझौते की आवश्यकता होती है या बीएनएस की किस तरह। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 120 बी में था, लेकिन अब बीएनएस की जैसे आपको पता है बीएनएस नया कानून आ गया है, तो ये किस धारा के अंदर डील करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन डी 63। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी 61 धारा के अंदर इसको अब डील करते हैं हम। अभी जनरल एक्सेप्शन के क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आईपीसी के कई पार्ट हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो एक सामान्य अपवाद जो कि जनरल एक्सेप्शन होते हैं जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पाओगे बीएनएस में, तो उसके ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 40। दोस्तों इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हैं और क्या इसमें से कौन से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो बीएनएस के अध्याय 3 जो सामान्य अपवादों से संबंधित है ने किस पूर्ववर्ती आईपीसी अध्याय का स्थान लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। दोस्तों इसका सही उत्तर है अध्याय 4। पहले ये चैप्टर 4 था लेकिन अब इसको आगे कर दिया है, अब ये चैप्टर 3 में डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बीएनएस की धारा 20 के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किए गए कार्य का अपराध नहीं है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 7 वर्ष से कम के आयु के बच्चे द्वारा किए गए कार्य को हमारा जो कानून है वो क्राइम नहीं मानता, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है उसकी मानसिक स्थिति इतनी नहीं होती कि वो सही गलत का क्या फ़ैसला ले सकता है। तो ये हमारे आईपीसी में भी था और जब हमारे मकोले साहब ने आईपीसी लिखी थी तो इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करा था और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है। तो आप इसको क्वेश्चन को जान लीजिए, इसका
जो ये लैटिन में लिखे गए हैं, ये सब लैटिन टर्म्स हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका आंसर है वो है डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि कानून ऐसा मानता है कि अगर कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम की उम्र का है, अगर उसने कोई भी अपराध करा है तो वो अपराध नहीं माना जाता उसे, वो क्योंकि उस बच्चे क्योंकि कोई भी अपराध करने के लिए किसी इंसान की मानसिक स्थिति होनी चाहिए, वो क्यों अपराध कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे के मानसिक स्थिति इतनी उत्पन्न नहीं हुई है तो वो किस हिसाब से फैसला ले रहा है, इस पर ये डील करता है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी है, डॉली इनकैपेक्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बीएनएस की धारा 21 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे के कार्य को शामिल करती है। इस सामान्य अपवाद होने के लिए बच्चे में क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, विकृत मस्तिष्क, आरिक्त समझ, अत्यधिक गरीबी या स्वस्थ मस्तिष्क। जो से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही जान गए होंगे कि इसकी क्या आंसर होगा। तो इसका है अपरिचित समझ। उस बच्चे के अंदर वो समझ नहीं उत्पन्न हुई है कि वो सही या गलत का फैसला कर पाए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कानून का, आपको ध्यान रखना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ चलते हैं। बीएनएस की धारा 26 के तहत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपवाद है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध हुई नशा इंटॉक्सिकेशन के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्रिमिनल लॉ का, कि अगर किसी की इच्छा के विपरीत उसे नशा करा दिया गया और उसने उस नशे में आके वो क्राइम कर दिया या फिर वो कानून तोड़ दिया, तो क्या वो उसने अपनी इच्छा से करा था? जी नहीं। अगर उसे उसकी इच्छा के विपरीत उसे नशा कराया गया और उस नशा के प्रभाव में उसने वो कानून को तोड़ा या फिर वो क्राइम करा, तो वो क्राइम नहीं होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और ये पहले 84, 85, 86 धारा में था, लेकिन अब जो नई धारा है उसका उत्तर है 26। ये 26 में डील करते हैं इसके हम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बीएनएस की प्रिंसिपल है। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी बीएनएस की धारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जो विधि द्वारा न्यायसंगत है तथा या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को न्यायसंगत मानता है? दोस्तों ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन 18, ऑप्शन 17, 19 या फिर 20। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि अगर ऐसे कि जैसे मान लीजिए एक जज है और जज ने एक ऑर्डर करा है कि फांसी का, तो क्या वो क्राइम होगा? जी नहीं। वो उसे कानून ने वो पावर दी है कि वो किसी भी इंसान को जिसने वो कानून तोड़ा है, जैसे हत्या का कानून करा है, हत्या का कार्य करा है या फिर रेप करा है, तो उसे वो फांसी की सज़ा सुना सकता है। लेकिन वो फांसी की सज़ा सुनाना, वो जज एक अपराध नहीं कर रहा है क्योंकि उसे कानून ने वो पावर दी है। तो ये प्रिंसिपल है और इसका सही उत्तर जो है वो आप देख सकते हो, धारा 17 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। बीएनएस की धारा 33 में कहा गया है कि मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य अपराध नहीं है। या कौन सा सिद्धांत लागू होता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग हर चीज़ के लिए कानून के पास जाएंगे, जैसे किसी ने, अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप एक लाइन में खड़े हो और कुछ सामान खरीद रहे हो, अगर पीछे से किसी भी व्यक्ति का हाथ आपके ऊपर लग गया तो क्या ये क्राइम हो जाएगा? क्योंकि उसकी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन इतनी भीड़ या फिर इतनी भीड़ के होने के कारण आपकी वो चोट लगी। तो ये इसका कारण हो, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल कौन सी बात हो रखी है, डी मिनिमिस नॉन क्यूटेलेक्स, कानून छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, या फिर इग्नोरेशिया जूरिस, मतलब इसका जो बी ऑप्शन है उसमें मतलब है लॉ को इग्नोर करना इज़ नॉट ए एक्सक्यूज़, रेस जुडिकाटा। और डी, आप इतना मत सोचो, आप इतना मत कंफ्यूज डरो, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और अगर ऑप्शन भी आएगा तो आपको हिंदी में ही आएगा। तो इसका ऑप्शन है कानून छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर हर छोटी बातों पे कानून ध्यान देगा तो वैसे भी आपको पता है कितने सारे केसेस हमारे कोर्टों में पेंडिंग है, और अगर ऐसे होता रहा तो कभी केस सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक नया प्रिंसिपल है कानून का, जिसे कहते हैं कानून छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। हर छोटी बातों के लिए आप कानून के पास नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप हमेशा सुनते हो कि किस धारा पर के तहत प्रदान किया गया है। तो दोस्तों
पहले इसकी धारा आईपीसी में अलग थी, लेकिन अब जो है ये धारा 35 पे होता है। आप इस धारा को चाहो तो इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। केवल एक लोक सेवक के, केवल एक निजी व्यक्ति, ऐसे कार्य जो बीएनएस के तहत अपराध हैं, या केवल एक बच्चे द्वारा दिए गए कार्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऐसे कार्य जो बीएनएस के तहत अपराध हैं। हर चीज़ के लिए आपको आत्मरक्षा का नहीं मिल सकता। आत्मरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बीएनएस यानी आईपीसी में डिफाइन था, तो वो उसी के लिए मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक वीडियो को, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 29, बीएनएस की धारा 41 के तहत शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु करित करने तब कब विस्तारित होता है यदि आशंका वाला अपराध है। ऑप्शन 1 है साधारण चोट, मृत्यु या घोर उपति की आशंका पैदा करने वाला, या किडनैपिंग अपहरण। ऑप्शन सी बेईमानी या आपराधिक अत्याचार। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से पढ़ लो। बीएनएस की धारा 41 के तहत शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने कब तक विस्तारित होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मृत्यु या घोर उपहरी की आशंका पैदा करने वाला हमला या किडनैपिंग। जब आपको ये अंदर से सुनिश्चित हो कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, या आपका अपहरण हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि यदि रेप की आशंका हो सकती है तो वो लड़की भी ये किसी का राइट टू डिफेंस में मर्डर कर सकती है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आप इन क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल लॉ जो होता है हमेशा लॉजिकल पे बेस होता है। अगर आपने सिर्फ एक बार अपनी बीएनएस को ध्यान से और इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया, या फिर ये क्वेश्चंस भी एक बार ध्यान से देख लिए, तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि लॉ होता है वो हमेशा लॉजिक पे होता है, और लॉजिक हमेशा जानते हैं कि आप कॉमन सेंस से आता है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं धीरे धीरे, और आप देखते रहोगे कि आप आगे और अपने आप क्वेश्चन करने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 30, बीएनएस की धारा 44 के तहत संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार किस अपराध की स्थिति में मृत्यु कारित करने के तक विस्तारित होता है? तो दोस्तों अगर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो रहा है, तो आपको किसी की किसी की मृत्यु करने का अधिकार कब मिल सकता है? साधारण चोरी में? जी नहीं। रॉबरी में। जैसे कि जानते हो कि रॉबरी बहुत ही हीनियस क्राइम होता है, क्योंकि आप रॉबरी में किसी के साथ, आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ उसकी शरीर पे भी चोट लगा रहे हो। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ प्रॉपर्टी पे हमला नहीं कर रहे हो, आप उसको छीनने के लिए उसको डरा रहे हो, उस पर कट्टा लहरा रहे हो, उस पर बंदूक रख रहे हो, या फिर उसको लाठी से मार रहे हो। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 31 की तरफ मूव करते हैं। बीएनएस की धारा 40 में यह निर्दिष्ट है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, और यह कब तक जारी रहता है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा है यूपी एपीयू में क्वेश्चन ये कई बार आया है, और जो यूपीएससी या फिर यूपी पुलिस एग्ज़ाम करती है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती, जब तक खतरे की ऐसी आशंका बनी रहती है, केवल 1 घंटे के लिए, या फिर जब तक हमलावर भाग नहीं आता। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया आपको ये लॉ जो होता है लॉजिक बेस्ड होता है, तो आप खुद देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट सोचो और बताओ मुझे, कमेंट में लिख के देखें कि क्या इसका आंसर रहेगा। बहुत ही लॉजिकल आंसर है दोस्तों, जब तक पुलिस नहीं आती, या फिर जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। दोस्तों ये पढ़ने में लग रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक बना रहेगा जब आपको खतरे का अधिकार होगा। अगर आपके ऊपर खतरा चला गया है तो फिर आप दूसरे की हत्या तो ना कर सकते हो अपने आत्मरक्षा में, वो लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा एकदम। तो इसका ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध नहीं है? दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप धाराओं को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन इसलिए ऐड करे गए हैं क्योंकि आपको अगर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको एकदम हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है 16, क्योंकि उसके अगर किसी भी जज ने ये आदेश दिया है कि आप इस आदमी को कैद में रखो, तो पुलिस वाले को
पुलिस वाले ने कोई क्राइम नहीं करा, उसने अपनी ड्यूटी का फॉलो करा है। तो यही ये क्वेश्चन कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 33। एक लोक सेवक जो सद्भाव में कार्य कर रहा है और अपनी कानूनी शक्तियों का उल्लंघन नहीं करता है, वह बीएनएस की किस धारा के तहत संरक्षित है? दोस्तों, इस धारा के अंदर पुलिस वाले, जज, जो भी लॉ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी इंसान के ऊपर, जो भी ऐसे जैसे कानून के अंदर काम करते हैं, तो उनके ऊपर ये लगता है। अगर आप कल पुलिस में आओगे, यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालोगे और आप एसआई बनोगे, तो आपको ऊपर यही धारा लगेगी जो आपको बचाएगी। तो इस धारा का नाम है धारा 19 बीएनएस। बीएनएस की धारा 29 में जो सद्भाव में किए गए संचार से संबंधित है, किस पूर्ववर्ती आईपीसी धारा के सत्यमूल्य है? ऑप्शन ए आईपीसी धारा 92। इसमें ऑप्शंस आईपीसी क्या हो गए हैं पूर्ववर्ती, अच्छा हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आईपीसी बी ऑप्शन 93 है, सी 94 है, डी 95 है। तो इसका ऑप्शन आईपीसी बी होगा, आईपीसी धारा 93। आपको धारा याद करने की इतनी नीड नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करना है जो हम बताना चाहते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन्स लिए गए हैं ये पहले के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, और जो भी क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन यूपी में आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उससे लिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सद्भाव में ये एक पागल व्यक्ति के लाभ के लिए और खा की सहमति के बिना खा को एक डॉक्टर के पास ले जाता है, यह कार्य बीएनएस के किस धारा के तहत संरक्षित है? दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आवश्यकता का कार्य, सहमति, सद्भाव में किया गया संचार, या गलत धारणाओं में तहित सहमति। दोस्तों, अगर एक पागल व्यक्ति को कोई इंसान उसकी कंसेंट के बिना डॉक्टर के वहाँ ले जा रहा है क्योंकि उसे ज़रूरी दिखाना, तो क्या ये किस के अंडर आएगा? तो इसका है सद्भाव में किया गया संचार। क्योंकि आपको पता होगा कि कानून में माइनर जो कि 18 साल से कम होते हैं और पागल व्यक्ति की कंसेंट की वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से निकल के आता है। दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीएनएस की धारा 32 सहमति के लिए किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है जहां कार्य करने का आशय नहीं था और ज्ञात नहीं था। किसे क्या होने की संभावना है? मृत्यु या साधारण चोट, मृत्यु या घोर आपत्ति, हमला। तो उत्तर है इसका क्या होगा? उत्तर होगा मृत्यु या घोर आपत्ति। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगली तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी बीएनएस की धारा एक विधिपूर्ण कार्य करने से दुर्घटना, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, के बचाव को शामिल करती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन देख सकते हो, धारा 17, धारा 18, धारा 20, धारा 22। तो इसका सही उत्तर है धारा 18। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवश्यकता का कोई कानून नहीं है का सिद्धांत बीएनएस में किस धारा के में आक्षेप के रूप में समाहित है? सहमति, अन्य नुकसान को रोकने के लिए आपराधिक इरादे में के बिना किया गया जिससे नुकसान होने की संभावना है, मामूली नुकसान, या फिर आत्मरक्षा। दोस्तों, ये पढ़ने में आपको समझ में आ होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप कोई भी काम आवश्यक तभी होगा जब आप कर सकते हो किसी और के सामान की, जब आपको पता होगा कि अन्य के नुकसान को रोकने के लिए आपराधिक इरादे के बिना किया गया जिससे नुकसान होने की संभावना हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हत्या या राज्य के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर धमकियों से मजबूर किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की बीएनएस की किस धाराओं के तहत संरक्षित है? धारा 26, धारा 28 या धारा 30? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार शुद्ध रूप से कैसा अधिकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निवारक अधिकार, दंडात्मक अधिकार, निवारक और दंडात्मक दोनों अधिकार, या फिर पूर्व निवारक अधिकार? दोस्तों, आपको पता है कि ये निवारक अधिकार है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो कि आप क्वेश्चन में आ सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में जो होते हैं क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें मर्डर, कल्परेट, होमिसाइड, हर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें निकलते हैं और ये आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। आपराधिक मानव वध, जिसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता, बीएनएस की किस धारा में तहत परिभाषित है? दोस्तों, ये पहले आईपीसी की धारा 300 में डील करते थे, हम इसे 299, 300 में थे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, और अब इनकी धारा चेंज हो गई है। अब ये धारा 100 में आता है
और जो मर्डर की हो गई है वो 102 या 103 पनिशमेंट है उसकी। हत्या मर्डर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जानते हो आप 302 याद रखता था कि मर्डर के लिए होता था, लेकिन अब आईपीसी में इसे चेंज कर दिया गया है। तो मर्डर के लिए बीएनएस की धारा कौन सी है? धारा 100 है, धारा 101, धारा 103 या धारा 104? तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, धारा 101 है और इसकी पनिशमेंट जो दे रखी है वो अगले सेक्शन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 43, बीएनएस की धारा 103 क्लॉज 2 में विशेष रूप में मॉब लिंचिंग के प्रावधान को पेश किया गया है, जहां 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है। या धारा कौन सी है? दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये नए लॉ ऐड हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है वो आप एक जगह लिख लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। आपको ये वर्ड की फ़ाइल हमारी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नए लॉ ऐड हुए हैं और ये हर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सुन लीजिए, 101, धारा 101, ऑप्शन बी धारा 103 सब क्लॉज 2, धारा 105 या फिर धारा 106 क्लॉज 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको पता होगा 103 क्लॉज 2 है, जिसमें मॉब लिंचिंग को ऐड करा गया है, क्योंकि पहले मॉब लिंचिंग डिफाइन नहीं थी, अब मॉब लिंचिंग को डिफिनीशन दे दी गई है बीएनएस लॉ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, बीएनएस की धारा 103 क्लॉज 2 के तहत मॉब लिंचिंग हत्या के मामले में भीड़ में प्रत्येक सदस्य को के लिए क्या दंड निर्धारित है? मॉब लिंचिंग जो आपको पता है कि डिफाइन कर दी गई है, तो इसमें क्या सज़ा मिल सकती है? जो भी इंसान इस सज़ा के अंदर आएगा उसे आजीवन कारावास मिल सकता है, या फिर 10 वर्ष तक कारावास मिल सकता है, या मृत्यु या आजीवन कारावास मिल सकता है, या फिर 7 वर्ष का कठोर कारावास है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास है, क्योंकि मॉब लिंचिंग में भी होता है क्या है कि अगर मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या हो गई तो इसमें सज़ा तो हत्या वाली होगी। तो आपको पता है हत्या की सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास होता है, डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो वही इसका उत्तर होगा। तो मैंने बताया ना आपको कि लॉ जो है पूरा लॉजिक के बेस से, अगर आप लॉजिक समझ जाओगे तो आपके लॉ के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बीएनएस की धारा 106 क्लॉज 2 एक अपराध बनाती है जहां एक लोक सेवक हिरासत में घोर आपत्ति ग्रीवियस हर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहुंचाता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, या 10 वर्ष से कम नहीं कारावास, या फिर केवल जुर्माना। तो इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट होता है वो सिंपल हर्ट से ज़्यादा ग्रीवियस होता है। तो इसकी जो पहले डेफिनेशन थी वो 120 में थी, अब 106 2 में आ गई है, और इसमें 10 वर्ष से कम कारावास देने का प्रावधान नहीं है। तो मिनिमम 10 ईयर्स तो मिलता ही मिलता है अगर हर्ट हो गया है तो। ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं हम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउरी डेथ के ऊपर आप जानते हो कि ये एक सोशल कॉन्सेप्ट, सोशल है, सोशल क्राइम है, और इस पे हमेशा ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऐसे हो गया चाहे उस पर क्वेश्चंस हो गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाउरी डेथ का, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। दहेज मृत्यु डाउरी डेथ का प्रावधान बीएनएस में किस धारा की तरह शामिल है? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 70 और 80, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 82। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 80। बीएनएस की धारा 80 में इसको डिफाइन करा गया है और इसका जो उत्तर है वो 80 है। क्वेश्चन नंबर 47, घोर आपत्ति ग्रीवियस हर्ट बीएनएस की धारा 117 में परिभाषित है, निम्नलिखित में कौन सा घोर आपत्ति प्रकार है? दोस्तों ये जो आपको है, आप अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे 116 में ग्रीवियस हर्ट की, तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी कि ये सारे जो हैं ये सारे कार्य ही ग्रीवियस हर्ट में आते हैं, बाकी जो हर्ट होगा वो सिंपल हर्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको याद करने की नीड नहीं है, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इमैस्कुलेशन, किसी की आँख की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, या हड्डी का टूटना या विस्थापन, फ्रैक्चर जिसे कहते हैं, उंगली की हड्डी का साधारण फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर आ गया। तो इसमें जो आंसर हमें लग रहा है कि वो ऑप्शन डी है, क्योंकि उंगली का हड्डी का साधारण फ्रैक्चर इसमें नहीं आता, बाकी सारे जो फ्रैक्चर अलग से डिफाइन होते हैं वो इसमें आएंगे। आप एक बार 116 सेक्शन देख सकते हो बीएनएस का, उसमें डिफाइन है डेफिनेशन ग्रीवियस हर्ट की, और उसमें एक लिस्ट दे रखी है कि यही हर्ट ग्रीवियस हर्ट है, इसके अलावा जो हर्ट है वो आपका सिंपल हर्ट में जाएगा। तो ये ग्रीवियस हर्ट आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको एक बार देख लेना, आप अपनी बुक में इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस सेक्शन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना बीएनएस की किस धारा के तहत आता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 102, धारा 104, धारा 105, धारा 106। तो हम इसका उत्तर है जो है वो है 104। किडनैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। अपहरण किडनैपिंग का अपराध बीएनएस की किस धारा में प्रभावित है? 124, 135, 136 या फिर 137। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 135 है। किडनैपिंग 135 में डिफाइन करा गया है। हिरासत में एक महिला के साथ एक लोक सेवक द्वारा यौन संबंध बनाना बीएनएस की किस धारा में तहत अपराध है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रेप जैसे जानते हो कि आप रेप बहुत ही हीनियस क्राइम में आता है, तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एग्जाम्स को देखने में मिलते हैं। तो अगर किसी की महिला का रेप किसी का पुलिस कस्टडी में मान लीजिए हो गया है तो फिर वो किस धारा के अंदर कवर होगा? तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए 72 BNS, ऑप्शन बी 75 BNS, ऑप्शन सी 78 या फिर ऑप्शन डी 84। तो दोस्तों जो रेप की डिफिनीशन है वो आपको पता है अलग सेक्शन में डिफाइन गई है, बट ये क्वेश्चन सीधे रेप से नहीं है। इसमें एक लोक सेवक द्वारा यानी कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा एक क्राइम करा जा रहा है उसकी कस्टडी में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है 75। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माफ़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बलवा यानी कि रायटिंग करना का अपराध बीएनएस की धारा 188 में प्रभाषित है। और अनलॉफुल असेंबली जो कि पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होगा 141, 140 से लेकर 149 तक पूरी अनलॉफुल असेंबली के सारे क्राइम डिफाइन थे। अब इनकी डिफिनेशन चेंज हो गई है और सेक्शन भी चेंज हो गए हैं। गठित करने के लिए आवश्यकता व्यक्तियों की ये आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनलॉफुल असेंबली या फिर क्राइम जो है वो क्राइम कब होगा, वो धाराएँ कब लगेगी किसी के ऊपर अनलॉफुल असेंबली की, जो कि अब 188 की हो गई है। जब उसमें 2 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति होंगे इन्वॉल्व, या फिर 3 से ज़्यादा, या फिर 5 से ज़्यादा, या फिर 10 से ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली ही बाद में राइटिंग का अपराध करती है। तो पहली धारा हमारी अनलॉफुल असेंबली की होती है और अनलॉफुल असेंबली हमेशा 5 व्यक्ति या 5 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों पे ही लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात है ये अनलॉफुल असेंबली के लिए। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बीएनएस की धारा 120 हमला या आपराधिक बल किस पूर्ववर्ती आईपीसी धारा के समतुल्य है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बीएनएस धारा 120 हमला या आपराधिक बल किस पूर्ववर्ती आईपीसी धारा सम्मानित है? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार। धारा 350, धारा 351, धारा 352 या फिर धारा 353। इसका सही उत्तर है आईपीसी की धारा 351। दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के ऊपर लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ नहीं में आने, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो भी बचे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिएगा ताकि आपको और भी जो डाउट हो वो पूछ सकते हो और जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे।